ठीक है। टेस्ट चार्ज पे क्या डिपेंड करता है? टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है कि फोर्स कितना फील करेगा वो। फील्ड की वैल्यू डिपेंड नहीं करती टेस्ट चार्ज के ऊपर। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. फील्ड ऑफ अ रूम या किसी भी फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन अ स्पेस, field at any point on space does not depend on the value of test charge. Field at any point on space is independent of test charge. टेस्ट चार्ज हमारा चॉइस है कि हम लोग किस चार्ज को लेकर वहां जाना चाहते हैं। फील्ड उस रूम में पहले से होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ये बात क्लियर है? और डिपेंडिंग ऑन द फील्ड कैसा है उसके हिसाब से फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर। डायरेक्शन भी और उसकी वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, फील्ड फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन। और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन। Opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोगों ने जो फील्ड का डेफिनेशन बना रखा है, फील्ड का डेफिनेशन क्या बताया हमने? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हम लोग पॉजिटिव मान के डिफाइन कर रहे हैं फील्ड को। जब फील्ड को डिफाइन करते हैं हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं उसको। मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलने का मतलब कि 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम का चार्ज लेके हम लोग जाएंगे, प्लस 1 कूलम चार्ज लेके जाएंगे तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे फील्ड है वहाँ का। वही वहाँ की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at a distance r from it. Field due to a point charge at a distance r from it. At a distance r from it. At a distance r from it. ये हमें कैलकुलेट करना है। डेरिवेशन टाइप पे हो गया ये, मतलब कैलकुलेशन है, डेरिवेशन को भी समझ लो। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डेफिनेशन पे ध्यान रखना। अब हमारे पास एक चार्ज है, क्यू चार्ज है। ये चार्ज अब हमारा टेस्ट चार्ज नहीं है, सोर्स चार्ज है। क्या ये सोर्स चार्ज है। इसके कारण फील्ड निकालना है हमें। इसके कारण फील्ड कितना होगा ये हमें निकालना है। जिसके कारण फील्ड निकालना उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। आई बात समझ? जिसके कारण फील्ड निकालना है वो सोर्स चार्ज होगा। कितने डिस्टेंस पे निकालना है? आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहां निकालना है। ये पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे। यहाँ हमें कैलकुलेट करना है कितना है यहाँ पर इसकी फील्ड की वैल्यू कितनी होगी आर डिस्टेंस है इसके बीच में। तो हम लोग अपनी तरफ से क्या करेंगे, जब हमें कैलकुलेट करना हम लोग क्या करेंगे अपनी तरफ से, हम लोग प्लस 1 कूलम का एक चार्ज लाएंगे और यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे। प्लस 1 कूलम का चार्ज लाके यहाँ पे रख देंगे और देखेंगे कितना फोर्स लगने वाला है इसके ऊपर। फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स कैलकुलेट करना आता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल हो जाएगा के Q1 Q2। एक चार्ज की वैल्यू है Q, दूसरे चार्ज की वैल्यू है 1 अपॉन आर स्क्वायर। R square. तो ये जो फोर्स की वैल्यू आएगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये जो वैल्यू आएगी यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यही क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आ गई बात समझ? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ रही है के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें क्यू क्या है? क्यू है सोर्स चार्ज और आर है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट जहां पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं
एंड द सोर्स चार्ज, ये डिस्टेंस आर है। ये समझ में आया? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या होता है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर को होगी? डायरेक्शन किधर को होगी? अगर मान लो Q पॉजिटिव है, अगर मान लो Q पॉजिटिव है, अगर Q पॉजिटिव है तो हमारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? पुश करेगा या पुल करेगा वो अपनी तरफ? हमारे चार्ज को पुश करेगा या पुल करेगा? टेस्ट चार्ज को क्या करेगा वो? अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल। रिपेल करेगा, तो मतलब ये पुश अवे करेगा, तो मतलब इधर फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। यस सर। फोर्स इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, मतलब फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है। मतलब फील्ड का डायरेक्शन किधर है? फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, बिकॉज हमारे पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। ये बात समझ में आ गई? यस सर। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि अगर चार्ज जो रखा था हमारे पास सोर्स चार्ज, अगर सोर्स चार्ज निगेटिव होता और किसी पॉइंट पे हमें निकालना था फील्ड, मान लो आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट पी, यहाँ हमें फील्ड निकालना है, तो हम लोग 1 कूलम का निगेटिव, मतलब 1 कूलम का चार्ज प्लस 1 कूलम लेके हम लोग यहाँ पे रखेंगे। 1 कूलम का चार्ज लेके हम लोग जाते हैं प्लस 1 कूलम। टेस्ट चार्ज किया हमारे पास 1 प्लस 1 कूलम का चार्ज हम लोग लेके यहाँ पे आते हैं। अब जो फोर्स लगेगा, फोर्स किधर लगेगा? अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा? ये एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो अब अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? अट्रैक्ट होगा सर। या अट्रैक्ट होगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो मतलब फील्ड का डायरेक्शन भी इधर होगा, मतलब फील्ड यस। डायरेक्शन इधर होगा टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई? यस सर। फील्ड की वैल्यू कितनी आती है? फील्ड की वैल्यू आती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर को होता है? अगर तुमने पॉजिटिव सोर्स चार्ज रखा है तो डायरेक्शन होता है आउटवर्ड्स, डायरेक्शन होता है आउटवर्ड्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, और निगेटिव चार्ज डायरेक्शन होता है इनवर्ड्स, डायरेक्शन होता है इनवर्ड्स अगर निगेटिव चार्ज है। सोर्स चार्ज अगर निगेटिव है तो इनवर्ड्स होगा फील्ड का डायरेक्शन, और अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड्स होगा फील्ड का डायरेक्शन। ये बातें नोट कर ली तो बताना, मैं बोर्ड क्लियर कर दूंगा फिर। यहाँ तक सारा कुछ यस सर। क्लियर किया? यस सर। क्लियर कर लेता हूँ बोर्ड को। कुछ बाकी तो नहीं था ना तुम लोगों को कॉपी करने के लिए? मैं साथ में लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तुम लोगों को। तो अभी मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कितने स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, फिर मैं उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग भेज दूंगा लेक्चर्स का। तुम लोगों का अलग से ग्रुप बना लूंगा कि कौन लोग इंटरेस्टेड है क्लास करने के लिए, तो उनको मैं लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज दिया करूँगा, सबको जनरल नहीं भेजूंगा। यस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारा क्या इन्फॉर्मेशन मिला? अगर हमें सिर्फ हमें सोर्स चार्ज पता है, सोर्स चार्ज की वैल्यू पता है हमें, अगर सोर्स चार्ज की वैल्यू पता है हमें तो हम लोग फील्ड निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं फील्ड? ये हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की वैल्यू हमें पता होगी। सोर्स चार्ज की वैल्यू मान लो कुछ बता रखी है हमें, सोर्स चार्ज की वैल्यू है 50 कूलम्स। कितना सोर्स चार्ज की वैल्यू? 50 कूलम्स। ये पॉजिटिव 50 कूलम्स है, और एक पॉइंट है हमारे पास पॉइंट पी। ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है हमारे पास? डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, डिस्टेंस मान लेते हैं 3 मीटर्स। डिस्टेंस कितना है इसका? 3 मीटर्स। तो फाइंड करो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्या वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी की? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, कैलकुलेट करो। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला क्या था हमारे पास? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है? 9 10 पावर 9। चार्ज कितना बता रखा है? 50। डिस्टेंस कितना बता रखा है? 3 मीटर्स, 3 मीटर्स का स्क्वायर। 5 into 10 raised to power 10. ठीक है, क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 10। यूनिट्स क्या आएगा इसका? Coulomb meter square. Coulomb per meter square. की बात है ये? कुछ गलत बता रही हूँ?
के यूनिट्स क्या थे? के यूनिट्स थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यू के क्या थे? क्यू का कूलम था, आर का था मीटर स्क्वायर। ये करेंगे तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, कूलम कूलम एक कटेगा एक रह जाएगा, तो न्यूटन पर कूलम आएगा। तो हमें पहले से ही पता था कि क्या होता है, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। यूनिट्स यहीं से आता है हमेशा इसका। क्या होता है इसका यूनिट्स? न्यूटन पर कूलम। 5 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा इससे। ठीक है, 5 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। Yes. समझ आया कैसे इसको सॉल्व करते हैं? के क्यू अपॉन आर Yes, sir. स्क्वायर 5 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। क्लियर ये बात? 5 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा इसका? अगर डायरेक्शन भी साथ में लिखना है, डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम लोग इसका? डायरेक्शन को लिखेंगे रेडियली आउटवर्ड्स। क्या होगा डायरेक्शन? डायरेक्शन हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड्स। जब भी पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्शन हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड्स, जब भी नेगेटिव चार्ज है डायरेक्शन हो जाएगा रेडियली इनवर्ड्स। ये ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन क्या होता है उसका? रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पॉजिटिव 50 कूलम्स था तो रेडियली आउटवर्ड्स हो जाएगा, जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड्स हो जाएगा। और हम लोगों ने समझा कि रेडियली आउटवर्ड्स क्यों होता है, इनवर्ड्स क्यों होता है। पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड क्यों होता है? बिकॉज अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां लेके जाएंगे तो उसको रिपेल करेगा, तो रिपेल के कारण फोर्स का डायरेक्शन बाहर आता है, बाहर की तरफ आता है, इसलिए रेडियली आउटवर्ड्स होता है फील्ड का डायरेक्शन। और कोई निगेटिव चार्ज, अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है, हम लोग +1 कूलम का चार्ज लेके जाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा, इस कारण से रेडियली इनवर्ड्स उसमें फील्ड डायरेक्शन होता है। ये सारी बातें क्लियर है? Yes, sir. रेडियली इनवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा बताओ जरा? M1 L1 T minus 3 A minus 1. M1 L1 T माइनस T टू पावर क्या होगा? -2 या 3? क्या आना चाहिए यहाँ पे? टी का पावर क्या होना चाहिए? फोर्स अपॉन चार्ज T minus 3 T-3 हो जाएगा, बिकॉज A फोर्स minus 1. होता है M1 L1 T-2 होता है फोर्स। हमने डिवाइड करना है 80 से, A-1 हो जाएगा, T-3 हो जाएगा। M1 L1 T-3 A-1। ये डायमेंशंस हो गए, डायमेंशंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, बट एक्चुअल नाम इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायमेंशंस हो गए, यूनिट्स हो गया न्यूटन पर कूलम। ये ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, डेरिवेशन इसका, डेरिवेशन आता है एग्जाम में इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का डेरिवेशन आता है एग्जाम में। इसमें 2 पॉइंट्स पे निकालना होता है हमें, एक होता है एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एक होता है एट एक्सियल पोजीशन। एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एट एक्सियल पोजीशन। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, दूसरा है एट एन एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, डाइपोल का मतलब 2 पॉइंट चार्ज है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सा होता है? इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? इनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा 2L मान लेते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस 2L मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं
तो वो होता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। वो मान लेते हैं ये पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट का नाम है पी, इस पॉइंट का नाम है पी, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पे एक पॉइंट ले रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और वहां कैलकुलेट करना है। इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आएगा इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्या आएगी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की। कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा छोटा डायग्राम बना लेते हैं। ट्राइंगल इतना बड़ा नहीं बनाते, थोड़ा छोटा बनाते हैं। और ट्वेल्व जो बहुत छोटा होगा एक्चुअली में उसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि मतलब हमें क्लियरली दिखाई देगी कैसा दिखाई देगा ये, ठीक है। प्लस क्यू माइनस क्यू 2 हो जाएंगे। ये जो थर्ड लाइन है वो कैसे दिखाई देगा, वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग एक पॉइंट होगा, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट होगा। इस ट्राइंगल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल कैसा बनेगा, ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब कि दोनों लेंथ बराबर बराबर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के कारण ये ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये बात समझ में आई या कोई डाउट है? नो सर। क्या समझ आ गया? यस सर। नहीं समझ आया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप कर लेते हैं पहले। इसने इक्वल इक्वल डिवाइड किया है। 12 का हाफ हाफ क्या हो जाएगा, एल एल, और दोनों जो स्मॉल पार्ट एल लेंथ के हो जाएंगे। ठीक है, कई बार इसी को हम लोग लेंथ ऑफ डाइपोल, कई बार हम लोग क्या लेते हैं 12 की जगह 2a ले लेते हैं। कई बार डिराइव करने के टाइम 2a लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये वाला भी पार्ट a हो जाएगा, दोनों a हो जाएगा। ठीक है, इसी और करके पेन से यूज कर लेता हूँ ताकि मतलब थोड़ा क्लियर दिखाई दे। जो इरेज के अलावा बाकी इरेज हो गई। इधर का लेंथ a है, इधर का भी लेंथ a है, और ये जो पॉइंट है ये कितनी दूर है, ये x डिस्टेंस दूर है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो सेंटर ऑफ डाइपोल से x डिस्टेंस ऊपर है ये पॉइंट p। ये परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, x। जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का लेंथ आ जाएगा रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का लेंथ x है, बेस का लेंथ a है, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। परपेंडिकुलर का लेंथ कितना x है, बेस का लेंथ a आ रहा है ट्राइंगल के अंदर, तो जो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये एंगल होगा थीटा। बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, इसका लेंथ सेम आ रहा है, इस कारण से ये भी थीटा ही होगा, एक्स ए, और ये वाला लेंथ आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पार्ट क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांट देता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होगा, इस कारण से आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के कारण ये राइट एंगल ट्राइंगल है, x परपेंडिकुलर लेंथ x है, बेस का लेंथ a है, x और a, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ये पॉइंट क्लियर है तुम्हारा? अब हम लोग वहां पे फोर्सेस मार्क करते हैं कि जो फील्ड होगा, फील्ड कैसा दिखाई देगा उस पॉइंट पे। फील्ड मार्क करने का आसान तरीका है कि इमेजिन करो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम का। फील्ड को इमेजिन करना है कि 1 कूलम का वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। अगर पॉजिटिव 1 कूलम रखेंगे चार्ज, तो फोर्स किधर लगेगा, ये प्लस क्यू क्या करेगा उसके साथ, प्लस क्यू उसको रिपेल करेगा अलोंग दिस लाइन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम,
प्लस क्यू उसको रिपेल करेगा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है। कैसा दिखाई देगा इस पे फोर्स, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग प्लस क्यू एंड दिस चार्ज, तो इस डायरेक्शन में होगा फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। इसको हम लोग बोलते हैं E1, क्या बोलते हैं इसको, E1 वेक्टर। ये हो गया E1 वेक्टर। जो दूसरा वाला जो है माइनस क्यू, वो किधर तक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, वो जो फोर्स लगाएगा वो होगा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग P एंड माइनस क्यू, लेकिन माइनस ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इधर को लगेगा, अट्रैक्ट करने के कारण फोर्स किधर लगेगा, इधर को लगेगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा नीचे की तरफ। इसको मान लेते हैं E2 वेक्टर। ये क्लियर है बात। प्लस क्यू के कारण E1 वेक्टर दूर यस सर और E2 वेक्टर टुवर्ड्स माइनस क्यू हो जाएगा। तो रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के कारण रेडियली इनवर्ड। ये दो हम लोगों ने मार्क कर लिए, E1 एंड E2। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाते हैं, डॉटेड लाइन P पे एक डॉटेड लाइन बनाते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, मतलब पैरेलल टू द बेस होगा। डॉटेड लाइन पैरेलल टू द बेस हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डॉटेड लाइन पैरेलल टू द बेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगल कितना होना चाहिए, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। यस सर और ये एंगल अगर थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक हो गया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा पेयर हो गया, ये पैरेलल लाइन से कौन सा पेयर होता है, ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल टू ये थीटा थीटा हो गया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल हो गए। आगे समझ डायग्राम? यस यस सर सर। तो हमारे पास कुछ ऐसा केस बन के आया है कि ये E1 है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है ये एंगल, थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है इधर E2 है, ये भी एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल। अब हम लोग इसे कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। E1 है कंपोनेंट्स, E2 है कंपोनेंट्स। E1 के जो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल के अलोंग, इधर कंपोनेंट होगा एक होगा इसके परपेंडिकुलर। तो जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगा ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा E1 sin थीटा। E1 sin थीटा ऊपर है, E1 cos थीटा राइट की तरफ है। E2 का भी निकालेंगे कंपोनेंट, तो E2 का भी जो राइट वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो इधर ही आ जाएगा, E2 cos थीटा आ जाएगा E2। सर रिपीट करो सर जरा, क्या सर रिपीट करो ना थोड़ा। ये वेक्टर्स का हम लोग कंपोनेंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर्स का कंपोनेंट निकाल रहे हैं कि एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है। हम लोगों ने एक्स एंड वाई एक्सिस अपनी तरफ कर लिया और हम लोग वेक्टर का कंपोनेंट निकाल रहे हैं। E1 जो है E1 वो थीटा एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, E1 बना रहा है थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस। एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, E1 cos थीटा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा E1 sin थीटा ऊपर की तरफ। ये यस क्लियर, सर cos थीटा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में E1 sin थीटा हो जाएगा इसका कंपोनेंट। साइन थीटा। और जो E2 वाला है, E2 जो है ऐसा है E2, इसका जो कंपोनेंट यस होगा सर एक्सिस में क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, वाई में क्या हो जाएगा E2 sin थीटा, लेकिन वो नेगेटिव में होगा, वो डाउनवर्ड्स होगा, E2 sin थीटा नीचे की तरफ होगा। ये बात समझ में आ गई है? E1 sin थीटा ऊपर की तरफ, E2 sin थीटा नीचे की तरफ। एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। वाई कंपोनेंट हो गया, जो फाइनल टोटल मिलेगा वो हो जाएगा E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा। वाई कंपोनेंट E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा, एक्स कंपोनेंट E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब एक खास बात क्या होगा कि जब E1 निकालना चाहेंगे, E1 की जो वैल्यू निकालेंगे, E1 की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग E1 बोल रहे हैं, मॉड ऑफ E1 वेक्टर हम लोग उसको E1 बोल रहे हैं। वो क्या होगा, वो हो जाएगा k टाइम्स q अपॉन r स्क्वायर, k क्यू अपॉन r स्क्वायर, बिकॉज एक पॉइंट चार्ज प्लस q है,
क्या आएगी वैल्यू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी। E2 जब निकालेंगे, E2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कितना होगा, वो भी होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी E1 इक्वल्स टू E2। E1 E2 की वैल्यू सेम है, वेक्टर डिफरेंट है बट उनकी वैल्यू सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है बट उसका वैल्यू जो आ रहा है वैल्यू उसकी सेम आ रही है, दोनों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आ रही है। E1 का जो मॉड हो रहा है ये हो रहा है इक्वल टू E2 वेक्टर का मॉड इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। R क्या है, R is the distance between, R is the distance between the charge and the point, R is the distance between charge and point, तो R क्या है, R is the, R equals to root under x square plus a square, where R equals to root under x square plus a square। ये क्लियर है सारा पॉइंट, Yes, sir. where R equals to root under x square plus a square। इसमें किसी को कोई डाउट, नो सर। कोई डाउट नहीं है, नोट कर लो सारा कुछ फिर मैं बोर्ड क्लियर करूंगा। चलो इसी का अपर पार्ट को इरेज करके यहीं पे मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो हम लोग लिख सकते हैं ये चीज, एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ई वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या हो जाएगा, इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स E1 cos थीटा, बिकॉज दोनों सेम है तो डबल हो जाता है 2 E1 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू डालते हैं और cos थीटा की वैल्यू डालते हैं, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर को पुट कर सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा ए अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ये भी क्लियर है, cos थीटा हो गया ए अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ई के E1 क्या आ रहा है, E1 आ रहा है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, E1 E2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो इसलिए ऐड करने के टाइम दोनों ऐड होकर डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स के क्यू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो ये आता है हमारे पास एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 के क्यू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, वाई कॉम्पोनेंट में दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही थी, E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों अपोजिट साइन डायरेक्शन में थे, और E1 E2 की वैल्यू सेम आ रही थी तो वो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर एक्चुअली जीरो बन जाएंगे, तो वाई कॉम्पोनेंट जीरो आता है, एक्स कॉम्पोनेंट ये आता है, वाई कॉम्पोनेंट होता है जीरो, बिकॉज E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, E1 E2 बराबर हो गया, वाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा जीरो, वाई कॉम्पोनेंट कैंसिल आउट, कैंसिल ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा एट पी, वो हो जाएगा जीरो। एक्स कॉम्पोनेंट हो रहा है 2 के क्यू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2, और वाई कॉम्पोनेंट आ रहा है जीरो। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम,
और जो 2k/qa आ रहा है, 2qa जो है ना, q मल्टीप्लाइड बाई 2a, q मल्टीप्लाइड बाई 2a, ये एक्चुअली क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है। q मल्टीप्लाइड बाई 2a जो होता है ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, ये एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, मॉड ऑफ p वेक्टर। डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है p वेक्टर। चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 2a जो आ रहा है न्यूमरेटर में, वो एक्चुअली में क्या है, वो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। या मैं तुम्हें इसका पिक्चर भेज दूंगा अलग से व्हाट्सएप पे, मैंने सेव कर लिया इसका स्क्रीनशॉट। वीडियो वैसे मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ तो वीडियो भी रेडी हो जाएगा, तो वो भी भेज दूंगा। वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है, लेक्चर खत्म होने के बाद आधे घंटे में हो जाता है रेडी, 10 मिनट में अराउंड हो जाता है रेडी। तो ये पार्ट क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोगों ने निकाल लिया। और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आधे घंटे पहले ही, मतलब 10-15 मिनट्स पहले से हम लोग क्लास के लिए अलर्ट रहेंगे, रेडी रहेंगे क्लास के लिए 10 मिनट्स पहले से। मैं पहले ही रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बिकॉज जितनी बार ये 40 मिनट्स लैप्स होगा ना, तो हमें 2-3 मिनट का लॉस हो जाएगा एक्चुअली, स्विच करने का टाइम थोड़ा 2-3 मिनट का हमें लॉस हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्लास थोड़ा पहले स्टार्ट कर लेंगे, 10-15 मिनट्स पहले स्टार्ट कर लेंगे। आज हम लोगों ने रिवीजन थोड़ा लंबा किया, बिकॉज एक स्टूडेंट लास्ट क्लास में नहीं थी, इसका आंसर रिवीजन थोड़ा लंबा कर लिया आज मैंने। अगली बार से रिवीजन थोड़ा शॉर्ट करेंगे हम लोग, तो हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा क्लास के अंदर। 15 मिनट्स पहले हम लोग क्लास के लिए रेडी रहेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे एग्जैक्ट टाइम पे, टाइम से थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर लेंगे, और फिर हम लोग पहले रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग लेक्चर आगे स्टार्ट करेंगे। इसका प्रैक्टिस करना, बुक में भी तुम्हें ये डेरिवेशन मिल जाएगा, बुक में भी डेरिवेशन इसका मिल जाएगा तुम्हें, इसका प्रैक्टिस करना नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्लास में तुम पहला काम करना कि पहले डेरिवेशन करके दिखाना कि मतलब ये है, इसका पिक्चर भेजना मुझे, तुम उसी टाइम पे करके, उसी टाइम पे तुरंत स्टार्ट करोगे और उसका पिक्चर खींच के भेजना कि तुमने डेरिवेशन विद इन 1 और 2 मिनट्स तुम उसको करके दिखाओगे, बिकॉज एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं हम लोग, इसको प्रैक्टिस करना नेक्स्ट क्लास से पहले, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व। इसका फाइनल आंसर कहां पर आया सर? हाँ क्या बोला, आवाज नहीं आया। इसका फाइनल आंसर कहां गया? हेलो सर फाइनल आंसर कहां गया इसका? फाइनल आंसर यही हो गया 2k/qa अपॉन x² + a² टू द पावर 3/2। ये एग्जैक्ट आंसर है। एक और होता है अप्रोक्सीमेट आंसर। अप्रोक्सीमेट कैसे करते